हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, डाटा हैंडलिंग मतलब आंकड़ों का प्रबंधन, हिंदी में बोल सकते हैं इसको। डाटा क्या होता है, ठीक है। ये पिछले सेशन में हम कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ये टॉपिक्स, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार रिवाइज करो हमने क्या क्या किया है। डाटा क्या होता है ये समझ लिया है हमने। डाटा होता है कि कुछ कलेक्शन इकट्ठा करना। क्या चीज इकट्ठा करना? नंबर्स को, वर्ड्स को, मेजरमेंट हो गया, कोई डिस्क्रिप्शन हो गया। जिस जो चीजें हम इकट्ठे कर रहे हैं उससे अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसी को बोलते हैं डाटा, ठीक है। डाटा या फिर आंकड़े। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। डाटा कहाँ कहाँ मिल सकता है। जैसे आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन और अलग अलग सोर्सेज से डाटा प्राप्त हो सकता है। जैसे आपने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल पढ़े थे। अब मेन चीज आती है, डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, व्हाई डू वी कलेक्ट डाटा। तो देखिए, बेसिक जो रीजन होता है ना डाटा कलेक्ट करने के, वो यहाँ पे 3 रीजन आपको बताए गए हैं। क्या क्या रीजन है? एक तो एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस मतलब है कि भाई आपको जब डाटा आपके पास होगा तो आप चीजों का पता लगा सकते हैं। चीजों का पता लगा सकते हैं मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि फीफा वर्ल्ड कप में हमने डाटा इकट्ठा किया कि किसने कितने गोल मारे, और वहां से हमने ये पता लगाया कि टॉप 5 स्कोरर्स कौन से हैं, ठीक है, इस वर्ल्ड कप के। तो अलग अलग चीजों का पता लग जाएगा। कंपेयर कर सकते हैं हम डाटा के थ्रू। मतलब डाटा अगर हमें मिला तो हम अलग अलग लोगों की चीजें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में उनके प्लेयर्स के रन्स कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्राइक रेट कंपेयर कर सकते हैं। जो जो जितना डाटा आप कलेक्ट करेंगे उतनी चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन चीजों का, जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं उनका पता लगा सकते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है। वेदर फोरकास्ट में आपको बहुत सारी चीजों का पता लग सकता है विद हेल्प ऑफ डाटा कलेक्शन। समझ में आ रहा है। अब कलेक्टिंग डाटा आता है। डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? कलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है भाई, आपको पता करना होता है कि जैसे इस एग्जाम्पल में इन्होंने प्लेयर्स की हाइट पता की, तो सबकी जाके या तो हाइट नाप लो या उनको पता होगी उनसे पूछ लो और लिख लो। वही कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर हुआ और पेपर में आपके कुछ मार्क्स आए फाइनल एग्जाम में, 100 में से मैथमेटिक्स में कक्षा 7 के बच्चों के कुछ कुछ मार्क्स आए। अब अगर मैं आप सबके मार्क्स लिख लूं, नोट डाउन कर लूं एक पेपर पे, नोटबुक पे या कहीं भी, तो वो क्या हो जाता है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाता है। डाटा को इकट्ठा करना। समझ में आ गया। डाटा को इकट्ठा करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है ना बच्चों, वो हो गया रॉ फॉर्म में, ठीक है। रॉ फॉर्म मतलब जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसको बोलते हैं रॉ डाटा। क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं। जो डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की होती। जैसे आपके मार्क्स आए, मैं लाइन से शुरू हो गया, जो पहले बेंच पे बैठा बच्चा बैठा था वहां से पीछे तक, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करके अलग अलग लाइन्स में जाते हुए मैंने मार्क्स नोट डाउन कर लिए सबके। और जो मेरे पास डाटा है दैट इज नोन एज रॉ डाटा, ठीक है। तो अब हम डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये समझेंगे। तो क्या क्या करते हैं हम? सबसे पहले डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम करते हैं बच्चों डाटा को अरेंज, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने एजेस रिकॉर्ड की हैं प्लेयर्स की, और वो एजेस ये रही। ये आपके पास रॉ डाटा है। रॉ डाटा है, कोई छेड़छाड़ नहीं की। सबसे आप पूछते गए उनकी एज और लिखते गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रॉ डाटा क्या है समझ में आया बच्चों? ये देखिए, डाटा हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इनको छोटी छोटी चीजों को आप नोट करते रहें और माइंड में रखनी है आपको, क्योंकि
आने वाली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप वहाँ की चीजें, वहाँ के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, है ना। वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये चीजें दोबारा से पढ़ें, इसीलिए ये आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में रहनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन डाटा को अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं डाटा को। अरेंज कर सकते हैं मतलब बच्चों, अरेंज मतलब होता है कि हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तरीके से जचा सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि डाटा को हम बेहतर तरीके से समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। और जो डाटा के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनका अच्छे से आंसर कर पाए, ठीक है। अब हमारे पास टेबल की फॉर्म में भी डाटा हम लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने टेबुलर फॉर्म में इस डाटा को लिखा है, ये टेबल रहा है ना। यहाँ क्या किया, प्लेयर्स के नेम लिख दिए और नीचे एज लिख दी प्लेयर्स की, और वो भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कर। चलिए अगला टॉपिक है आपके पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य। नोट कीजिए इस टॉपिक को, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स लाइक। देखिए अपनी डेली लाइफ में ना हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं या स्टेटमेंट सुनते हैं। कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, जैसे द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द डिस्ट्रिक्ट टीम इज 16 ईयर्स। क्या मतलब है इसका, ठीक है। मतलब हम ऐसा कुछ सुना होगा आपने कि जो डिस्ट्रिक्ट टीम में फुटबॉल प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी जो माध्य उम्र है वो 16 साल है। क्या मतलब हुआ इसका, ये सोचिए जरा। या फिर जेनेट स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 1 आवर डेली ऑन हर पियानो प्रैक्टिस। तो दूसरा ये स्टेटमेंट आपने समझिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं और इनको आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक चीज का, वर्ड का यूज किया गया है एवरेज। एवरेज, ठीक है, क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब जो पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, एवरेज एज ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है, वो कितनी है, 16 साल है। जो डिस्ट्रिक्ट टीम से प्लेयर खेल रहे हैं उनकी एवरेज 16 साल है। तो इसका मतलब क्या है, हम डाटा देखते हैं कि प्लेयर्स की एजेस कितनी है, उम्र कितनी है, ठीक है, जो खेल रहे हैं। ये टेबल है कि यहाँ पे नाम लिखा है प्लेयर का, नीचे एज लिखी है। तो 12 साल का प्लेयर भी है, इथन 13 साल का है, रोजर 14 का, जैकब 15, मार्क 15, शेन 16, चार्ली, लुकस, टोनी 16, 16, 17, ये है इनकी एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक चीज हमने ये ऑब्जर्व की, वी सी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑन फुटबॉल टीम आर 16 ईयर ओल्ड। सबसे ज्यादा जो प्लेयर देखे गए वो 16 साल के थे, बट सम आर मोर और लेस देन 16 ईयर, लेकिन कुछ 16 से कम भी थे, कुछ ज्यादा भी थे। एवरेज एज का मतलब ये नहीं होता कि हर एक प्लेयर उस टीम में 16 साल का होगा, ये समझते हैं, ठीक है। एवरेज एज का मतलब ये नहीं है
कि उसमें 16 साल का हर एक प्लेयर होना चाहिए। ज्यादातर प्लेयर 16 साल के हैं, कुछ उससे कम भी हैं, कुछ उससे अधिक एज के भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सारे प्लेयर 16 साल के होंगे। दूसरी स्टेटमेंट में भी यही है कि एवरेज टाइम 1 घंटा वो डेली देती है। इसका मतलब ये है कि वो यूजुअली 1 घंटे तक प्रैक्टिस करती है, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि डेली एग्जैक्ट 1 घंटे तक करती है। कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं कि वो जल्दी प्रैक्टिस खत्म कर देती है, 1 घंटे से मतलब कम समय तक प्रैक्टिस करती है। और कभी ऐसे होते हैं कि वो 1 घंटे से अधिक भी प्रैक्टिस कर लेती है। ठीक है, तो अब समझते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज is a number that represents or shows the central tendency value of a group, observation or data. Since average lies between the highest and the lowest value of the given data, we say that average is a measure of central tendency. Average क्या है? Measure of central tendency होता है ग्रुप का। मतलब नहीं समझे? देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज जो एक माध्य बीच की, ठीक है, कोई बीच की जो वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं किसी ग्रुप ऑफ डाटा से। जैसे भाई एज देखी हमने, जो फुटबॉल खेलते थे प्लेयर्स की 16 साल से कम भी है, 16 साल से ज्यादा भी है, लेकिन हम अगर एक बीच की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास 16 आई है, वही सेंट्रल टेंडेंसी होगी आपके पास। ठीक है, उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल को समझिए। जेनेस स्टडीज फॉर 2 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स रिस्पेक्टिवली। जेनिस ने पढ़ाई की 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे के लिए 4 दिन लगातार। पहले दिन उसने 2 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 3 और चौथे दिन 2 घंटे फिर पढ़ा। अब आपको ये बताना है हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज। अलग अलग टाइम पढ़ रहा है, अलग अलग घंटों के लिए पढ़ रहा है डेली, लेकिन हमें एक फिक्स नंबर निकालना है और एवरेज निकालनी है उसकी, कि एवरेज कितने घंटे पढ़ा है वो प्रतिदिन। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? उसके लिए एवरेज टाइम निकालेंगे हम। ठीक है, एवरेज टाइम निकालेंगे तो एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 + 4 + 3 + 2। जितने नंबर ऑफ आवर्स है ना, जैसे पहले दिन 2 घंटे पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो देखिए थोड़ा हम इस डाटा को चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा डेसिमल में आंसर ना आए। या तो इसको 3 कर दीजिए, लास्ट वाला ये 3 कर देंगे हम। ठीक है, कितना? इसको 3 कर दीजिए, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा ये, और इसको 2 कर देंगे हम। नहीं तो इसी को चेंज कर देते हैं, छोड़ो। देखिए ये 3 अगर हो गया हमारे पास तो बात बन गई। ठीक है, तो पहले दिन वो 3 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 3 और चौथे दिन 2 घंटे। तो हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल लेंगे, 4 दिन में कितने घंटे पढ़ा। तो कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ के 3 + 4 + 3 + 2 कितना आ जाएगा ये? 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, टोटल आ गया 12। डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में आया आपके पास 4। कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि सभी जो स्टडीड आवर्स हैं उनका योग अपॉन जो नंबर ऑफ डेज हैं उनका जोड़ हम लिख देंगे, और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया? 3 आवर्स। तो एवरेज वो 3 आवर्स पर डे पढ़ता था। क्या पढ़ता था? 3 आवर्स पर डे एवरेज थी उसकी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 आवर्स ही पढ़ता था, वो 3 से अधिक भी पढ़ा है, 3 से कम घंटे के लिए पढ़ा है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो 3 घंटे निकल के आती है।
ठीक है, 3 आवर्स निकल के आती है, नोट कर लेंगे। आगे देखिए अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन अंकगणितीय माध्य। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा नीड डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यू। अलग अलग जो आपके पास डाटा होती हैं उनको अलग अलग सेंट्रल वैल्यू चाहिए होती है। अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन को? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स थे उसका सम किया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने दिन के लिए हमने ये नंबर ऑफ आवर्स को ऐड किया, 4 दिन के लिए, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिखा। तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन को हम इसी प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू दैट इज इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए अब ये कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, ये हम कर लेंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, फिलहाल हम रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। पिछले सेशन में हालांकि हमने एक क्वेश्चन किया था इसके आधार पे। रेंज क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज है, इसको समझिए। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज द रेंज ऑफ डाटा। किसी भी डाटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन के बीच का अंतर, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा करके क्वेश्चन में कि रेंज कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, जैसे द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स टेस्ट आर दीज, ये मार्क्स मैथ के टेस्ट में मिले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सबसे अधिक मार्क्स और सबसे कम मार्क्स कौन से मिले हैं। तो उसके लिए इनको अरेंज कर देते हैं स्टूडेंट को असेंडिंग ऑर्डर में, स्टूडेंट के मार्क्स को। तो सबसे कम मार्क्स आ गए, सबसे अधिक मार्क्स आ गए। अरेंज करने के बाद सीधा एकदम पता लग गया लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आपके 95 हैं, ठीक है, और लोवेस्ट मार्क्स जो हैं वो 39 है ना। आगे क्या करेंगे? रेंज निकालनी है। रेंज क्या बताया? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट 95, लोवेस्ट 39, 56 आ गया। मीन निकाल लेंगे, जितने मार्क्स हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जितने भी मार्क्स हैं सबका सम किया और टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है? मार्क्स दिए गए हैं और इनको आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करना है टेबल की फॉर्म में। तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की है। ठीक है, तो डाटा क्या होता है, क्यों हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा होता है, डाटा कलेक्ट करने से, डाटा की वजह से हम क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस की। उसके बाद अर्थमेटिक मीन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं आज। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है। अब जो क्वेश्चन आपने लास्ट में नोट डाउन किया है इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए घर पे, यही आपका होमवर्क है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।